Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of embryology, I am going to deliver my talk on biology of aging. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज एम्ब्रियोलॉजी की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में एजिंग के विभिन्न पहलुओं पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। एजिंग इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये मृत्यु नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है अथवा और किसी अन्य कारणों से भी हो सकती है। आज का ये मेरा जो व्याख्यान है ये विशेषकर ह्यूमन पे फोकस रहेगा। आदमी बूढ़ा क्यों होता है, आदमी की मृत्यु क्यों होती है, आदमी जो जो बूढ़ा होता है उसके शरीर के तंत्रों और कार्य प्रणाली पे क्या प्रभाव पड़ता है, एजिंग किस एज में प्रारंभ होता है, एजिंग के लिए मुख्य कोई जीन क्या उत्तरदायी होते हैं, या प्राणी की फिजियोलॉजी उत्तरदायी होती है, या उसका खान पान उत्तरदायी होता है, क्या एजिंग आनुवंशिक परिघटना है। तो इस तरह के छोटे छोटे एस्पेक्ट को लेते हुए मैं आज का व्याख्यान ये कंप्लीट करूंगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस on the topic biology of aging. सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन। जीनोटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एजिंग, यानी विज्ञान की वह शाखा जो जीर्णता से संबंधित हो, एजिंग की स्टडी से संबंधित हो, वो शाखा जीनोटोलॉजी कहलाती है। कोरनचेवस्काई को फादर ऑफ जीनोटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इन वैज्ञानिक का ये फिगर आप ये स्लाइड में आप देख रहे हो। एलेक्स कंफर्ट के अनुसार एजिंग इज द कलेक्टिव रिजल्ट ऑफ ऑल दोज चेंजेस ड्यू टू विच वाइबिलिटी ऑफ एनिमल डिक्रीज्ड एंड ससेप्टेबिलिटी फॉर एनी डिजीज इंक्रीज्ड, यानी एजिंग उन सभी क्रियाकलापों का सामूहिक परिणाम है जिसके फलस्वरूप एक प्राणी की जीवन क्षमता कम हो जाती है और विभिन्न रोगों के प्रति सुग्राहिता बढ़ जाती है। ब्रॉडली एजिंग इज ए जेनेटिकल प्रोग्राम, और व्यापक रूप से देखें तो जीर्णता की जो परिघटना है, एजिंग की जो परिघटना है, ये एक तरह का आनुवंशिक प्रोग्राम है। इट इज ए टाइप ऑफ जेनेटिकल प्रोग्राम है। अब इस व्याख्यान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर प्राणी के दिमाग में उबजते हैं, और एक साधारण आदमी है वो भी एक पढ़े लिखे एक डॉक्टर से, एक साइंटिस्ट से इस तरह के सवालात कर सकता है। तो इसमें मुख्य जो क्वेश्चंस जो अपने दिमाग में उबजते हैं, व्हाई द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म डिक्लाइंस आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी हर सजीव में लैंगिक परिपक्वता के पश्चात उसके शरीर के सभी अंगों की कार्य प्रणाली धीरे धीरे मंद क्यों होती है। व्हाई ए डेफिनेट लाइफ स्पान एग्जिस्ट इन एन एनिमल, एक प्राणी में निश्चित जीवन अवधि क्यों होती है। एट व्हाट एज प्रोसेस ऑफ एजिंग स्टार्टेड, किस आयु में एजिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इज देयर एनी मास्टर स्विच विच इनिशिएट एजिंग, क्या शरीर में ऐसा कोई मास्टर स्विच है जो एजिंग की कार्य प्रणाली को प्रारंभ करता है। आर देयर मोर देन वन स्विच विच एक्टिवेट वन बाय वन, क्या शरीर में इस तरह के स्विच एक से ज्यादा हैं जो एक के बाद एक सक्रिय होते जाते हैं। इसके अलावा और भी सैकड़ों पहलू है, क्योंकि सभी एस्पेक्ट को कवर करना, सभी क्वेश्चंस को टच करना और उन सभी क्वेश्चंस का इस पावर पॉइंट के माध्यम से एक्सप्लेन करना, ये बहुत ही एक टिपिकल टास्क है, क्योंकि पूरा जो व्याख्यान है कम से कम 3 घंटे का एक कंटिन्यूस लेक्चर है। लेकिन अंडर ग्रेजुएट कोर्स के सिलेबस के हिसाब से केवल मुख्य मुख्य पहलुओं को मैं इन स्लाइडों के माध्यम से टच कर रहा हूं। सम कंसेप्ट्स, पहले वाले स्लाइड में आपने कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके दिमाग में उबजते हैं। अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कुछ कंसेप्ट है, फंडामेंटल कंसेप्ट, जो पूर्णतया शोध आधारित है, शोध पत्रों पर आधारित है, और इन रिसर्च के जो मेन कंक्लूजन्स है वो इसके अंदर समाहित किए गए हैं।
एजिंग इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ ऑल यूकैरियोट्स। एजिंग की जो परिघटना है ये सभी यूकैरियोट्स की एक सामान्य विशेषता है। अब क्वेश्चन है कि क्या प्रोकैरियोट में एजिंग नहीं होती है? इसका आंसर होगा ना, प्रोकैरियोट में एजिंग की परिघटना नहीं पाई जाती है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि प्रोकैरियोट्स के क्रोमोसोम्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, जबकि यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन यूकैरियोट में भी जो प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन्स में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती है। जैसे अमीबा है मान लो, अब अमीबा के लिए तो कहा जाता है कि अमीबा इज इमॉर्टल, अमीबा है और अमर है, अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु संभव नहीं है। और उसके पीछे कारण क्या है? अमीबा के डीएनए में भी हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला कि जिन प्राणियों में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती है उनमें एजिंग की प्रक्रिया भी नहीं होती है। जिन प्राणियों में हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती है उनके अंदर एजिंग की प्रक्रिया पाई जाती है। सो एजिंग इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ ऑल यूकैरियोट्स। रेट ऑफ एजिंग इज वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग प्रजातियों में एजिंग की जो दर है, रेट है, ये परिवर्तनशील होती है या भिन्न प्रकार की होती है। इन ए स्पीसीज द सिचुएशन ऑफ एजिंग मे बी डिफर फ्रॉम देयर बायोलॉजिकल एज। किसी भी प्रजाति में एजिंग की जो स्थिति होती है वो उसकी बायोलॉजिकल एज से डिफरेंट होती है। इन एन एनिमल इफेक्ट्स ऑफ एजिंग मे बी डिफर इन डिफरेंट ऑर्गन्स। एक प्राणी के अंदर एजिंग की जो प्रक्रिया है, एजिंग की जो प्रभाव है, उसके शरीर के विभिन्न अंगों में अलग अलग प्रकार से हो सकता है। हो सकता है एक 80 साल के आदमी में बॉडी की किडनी है वो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही हो, लेकिन हार्ट उसका वीक हो गया हो। ये भी हो सकता है कि 100 साल के आदमी में ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर रहा हो लेकिन उसकी बॉडी के ऑर्गन धीरे धीरे वीक हो गए हो। तो एक प्राणी के विभिन्न अंगों में एजिंग का जो प्रभाव है ये भी अलग अलग होता है। More specialized cells in which multiplication is lost express more effect of aging। तो प्राणियों की ये विशिष्ट कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी है उनमें एजिंग का प्रभाव ज्यादा प्रदर्शित होता है। दे अफेक्ट एक्सप्रेस मोर इफेक्ट ऑफ एजिंग। सो ये कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट है जो रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग्स हैं और सभी एनिमल्स के ऊपर, सभी एनिमल के ऑर्गन्स के ऊपर, एनिमल की कोशिकाओं के ऊपर ये कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल होते हैं। ये एक सर्वे टेबल है कि प्राणियों की मैक्सिमम आयु क्या हो सकती है। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। जैसे ड्रोसोफिला, इसकी लाइफ स्पान 40 दिन होती है। टर्माइट की लाइफ स्पान 30 से 60 साल तक होती है। टेस्टिडो, कछुआ जो होता है, इसकी लाइफ स्पान 150 साल तक होती है। बूवो बूवो, ये एक तरह का आउल होता है, इसकी औसत आयु जो है वो 68 ईयर्स है। व्हाइट रेट की आयु 4 साल है। हाउस डॉग की आयु 20 साल है। काऊ की आयु 15 साल है। घोड़े की आयु 50 साल है। ऊंट की आयु 35 साल है। हाथी की आयु 60 से 70 साल है और मनुष्य की जो आयु है ये 100 साल मानी गई है। ह्यूमन एज इज कंसिडर्ड अप टू 100 ईयर्स। इसलिए भी अपने बुजुर्ग जो होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं तो वही कहते हैं आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, दीर्घायु जीवन है व्यतीत करें। हाँ, अब नेक्स्ट एस्पेक्ट इसमें चेंजेस ड्यूरिंग एजिंग। एजिंग के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं और एजिंग के दौरान होने वाले परिवर्तनों को 3 कैटेगरीज में मैंने क्लासिफाई किया है। पहली जो कैटेगरी है इसमें मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, सेकेंड इज सेलुलर चेंजेस एंड थर्ड वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस। तो 3 हेडिंग के माध्यम से ये मैं आपसे शेयर करूंगा। फर्स्ट कैटेगरी इज मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। मान लो एक 75 साल का बूढ़ा आदमी है और इस 75 साल के आदमी में यदि बॉडी के सारे ऑर्गन की फंक्शनिंग इफिशियंसी को अपन काउंट करें तो हम पाते हैं कि इस 75 साल के बूढ़े व्यक्ति में टेस्ट बड जो है वो 64% रिड्यूस्ड हो जाती है। 64% टेस्ट बड रिड्यूस्ड। इसलिए बूढ़े आदमियों को देखा कि उनको चरकी चीजें वो ज्यादा भाती है, जैसे भुजिए है, मान लीजिए आलू की सब्जी है, मीठा मीठा खाना वो कम पसंद करते हैं, लेकिन चरचरी चीजें जो होती है उनको खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि उनकी जीभ में
मीठे को डिटेक्ट करने वाली जो टेस्ट बड्स होती है वो रिड्यूस हो जाती है। रीनल ट्यूबल 44% रिड्यूस्ड, नर्व शेल 20% रिड्यूस्ड, स्पाइनल नर्व 20% reduced, heartbeat 35% reduced, vital capacity 44% reduced, GFR glomerular filtration rate 31% reduced, impulse propagation 10% reduced, rate of hematopoiesis decreased, हड्डियों में जो खून बनने की जो परिघटना है वो कम हो जाती है, bone becomes fragile, अस्थियां जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, भंगुर हो जाती है, आदमी जरा सा फिसल के गिरा और हड्डियों के टूटने की संभावना रहती है। विजुअल कैपेसिटी डिक्रीज, देखने की जो क्षमता है, दृश्य क्षमता है आंखों की, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। हियरिंग कैपेसिटी डिक्रीज, कानों में सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। मस्कुलर टिश्यू डिक्रीज, पेशी ऊतक जो होते हैं वो हाशित हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम डिक्रीज, प्रतिरक्षी तंत्र जो होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्लाइन, शरीर में जो पानी को रोकने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज्ड, शरीर में रक्त का जो आयतन है ये कम हो जाता है। ड्यू टू ऑल दीज चेंजेस एंड ऑल पर्सन इज फॉर्म्ड विथ फुल रिंकल्स एंड डांसिंग मसल्स, इन सभी प्रभावों के फलस्वरूप एक झूरीदार बूढ़े आदमी का निर्माण होता है, जिसकी मांसपेशियां कंपकपाती है, ऐसा लगता है जैसे प्राणी है डांस कर रहा हूं। तो डांसिंग मसल्स की तरह इस फिगर में आप देख रहे हो, ये संत है हमारे गांव की और काफी दीर्घायु जीवन इन्होंने प्राप्त किया है, 100 साल से भी ऊपर। और इनके चेहरे पे आप देख रहे हो, चेहरे पे सलवटें हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई है, रिंकल है, आंखों की आंखें अंदर धंस गई है, शरीर के ऊपर ये कोई भी जैसे इन्फेक्शन हो गया तो घाव कई दिनों तक भरता नहीं है। तो ये एक लेकिन ये जो एजिंग है ये नेचुरल है, ये इनका खान पान एकदम शुद्ध था, लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे बॉडी के सारे सिस्टम्स हैं वो डिक्लाइन होते जाते हैं, उनकी फंक्शनल एफिशिएंसी कम होती जाती है। सेकेंड इज सेलुलर चेंजेस। अब कोशिकाओं में होने वाले जो परिवर्तन हैं इनको दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। एक तो न्यूक्लियर चेंजेस यानी केंद्रक में होने वाले परिवर्तन, और सेकंड है साइटोप्लाज्मिक चेंजेस, केंद्र के बाहर जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में होने वाले परिवर्तन क्या है। तो ये सेलुलर चेंजेस को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट कैटेगरी इज न्यूक्लियर चेंजेस, केंद्रक में होने वाले परिवर्तन। और केंद्रक में होने वाले जो मुख्य परिघटना है, इसमें एक न्यूक्लियस श्रिंक्स, केंद्रक सिकुड़ जाता है। न्यूक्लियर पिक्नोसिस इज ऑब्जर्व्ड, न्यूक्लियर पिक्नोसिस है, ये भी एक तरह से श्रिंकेज की एक्टिविटी है। डीएनए रेप्लिकेशन इनहिबिटेड, डीएनए का प्रतिलिपिकरण अवबाधित होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन टेक्स प्लेस, गुणसूत्रों के अंदर उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। जीन म्यूटेशन टेक्स प्लेस, जीन में म्यूटेशन देखने को मिलता है। डीनेचर्ड प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आर फॉर्म्ड, विकृत प्रकार के प्रोटीन और एंजाइम्स हैं वो उत्पन्न होते हैं। रेट ऑफ म्यूटेशन रेस्ड, उत्परिवर्तन की दर जो होती है उसमें वृद्धि होती है। सेकेंड जो पार्ट है इसका, दैट इज साइटोप्लाज्मिक चेंजेस। कोशिका द्रव्य में अब चूंकि जानते हैं सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, तो विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या चेंजिंग हो सकती है। उसमें सेल मेम्ब्रेन, अब कोशिका झिल्ली है, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार और संख्या कम हो जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सेल में जितनी भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इनका राइबोसोम रिमूव हो जाता है और ये रफ रेटिकुलम ये चिकनी अंतःप्रदेश जालिका में परिवर्तित हो जाती है। अब इन कोशिकाओं में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिव हो जाएगा तो कोशिकाओं में लिपिड का सिंथेसिस है वो बढ़ जाता है, वसा का संश्लेषण बढ़ जाता है, जबकि प्रोटीन का संश्लेषण है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है। लाइसोसोम्स में सेल लाइस बाय लाइसोसोमल एंजाइम, लाइसोसोम के एंजाइमों के द्वारा लाइसोसोम है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए पुरानी जो कोशिकाएं होती है वो अपने आप डैमेज हो जाती है लाइसोसोमल एक्टिविटीज के द्वारा, इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स के नाम से जाना जाता है। एजिंग पिगमेंट एक्यूमुलेटेड, जैसे लिपोफास्सिन है, ये एजिंग पिगमेंट या जीर्णता वर्णक के नाम से जाना जाता है। जो जो प्राणी की आयु बढ़ती है कोशिकाओं में लिपोफास्सिन एकत्रित होता जाता है।
एल्डोलेज एक्टिविटी डिक्लाइन, एल्डोलेज एंजाइम की मात्रा सक्रियता कम हो जाती है। हाइपोट्रोफी, हाइपोट्रोफी का अर्थ है कि स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स फॉर्म्ड इनसाइड ए सेल, कोशिका के अंदर छोटी छोटी वसा की जो बूंदें होती है वो उत्पन्न हो जाती है। सेल मल्टीप्लीकेशन, रेट ऑफ सेल डिवीजन डिक्रीज, तो कोशिका विभाजन की जो दर है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तीसरी कैटेगरी की जो चेंज है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस, यानी कोशिकाओं के बाहर। अब सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकता है। बहुकोशीय के प्राणी है, उनमें दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्पेस होता है जिसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, इस इंटरलर स्पेस में भी बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन परिवर्तनों से संबंधित ये एस्पेक्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस या बाह्य कोशिकीय परिवर्तन। अब इन चेंजेस में मुख्य रूप से इनहिबिशन ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन एक्टिविटी, कोलेजन और इलास्टिन की जो गतिविधि है, सक्रियता है, वो अवमंदित होती है। ड्यू टू एजिंग, इलास्टिसिटी, सोल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी ऑफ कोलेजन इज डिक्रीज्ड। एजिंग के कारण प्रत्यास्थता, घुलनशीलता और कोलेजन की पारगम्यता ये धीरे धीरे कम हो जाती है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड स्टफ्स इनटू ब्लड वेसल्स ग्रेजुअली डिक्रीज, तो ऑक्सीजन का विसरण और खाद्य पदार्थों का डिफ्यूजन ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी साइमल्टेनियसली रिड्यूस्ड, उपापचय क्रियाएं धीरे धीरे अवमंदित हो जाती है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ जेनेटिक प्रोग्राम, शरीर में जो समन्वय है, शरीर के विभिन्न तंत्रों के बीच में आपस में जो सामंजस्यता है, एक रूपता है, कोऑर्डिनेशन है और इसका जो नियंत्रण है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। हाँ, अब एजिंग से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। कुछ सिद्धांत इसमें हिस्टोरिकल महत्व के हैं, कुछ सिद्धांत है वो शोध कार्यों पर आधारित है और कुछ सिद्धांत है वो वर्तमान में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड शोध कार्य है उनके ऊपर मेनली फोकस है। तो इन सभी मुख्य मुख्य सिद्धांत को मैं यहाँ पर टच करूंगा। मुख्य थ्योरीज हैं फ्री रेडिकल थ्योरी, सोमेटिक म्यूटेशन थ्योरी, चैलॉन थ्योरी, एजिंग पिगमेंट थ्योरी, सिस्टेमिक थ्योरी, जेनेटिक रेगुलेशन थ्योरी और मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ एजिंग। इन सभी सिद्धांत को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। पहला जो सिद्धांत है फ्री रेडिकल थ्योरी या मुक्त मूलक सिद्धांत। इस सिद्धांत को सबसे पहले डी हर्मन ने 1956 में प्रतिपादित किया था। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डी हर्मन इन 1956। अब ये थ्योरी कहती है कि शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं और ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये एजिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर निरंतर उपापचय क्रियाएं चलती रहती है। इनमें कुछ रिएक्शन यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करी है, जैसे RH प्लस O2 इक्वल टू R प्लस HO2, R प्लस O2 इक्वल टू RO2, RO2 प्लस RH इक्वल टू R प्लस ROOH, R प्लस R इक्वल टू RR। तो ये कुछ फ्री रेडिकल थ्योरी की समीकरण है। These reactions are catalyzed by copper, iron and manganese। ये जो क्रियाएं होती है ये कॉपर के द्वारा, आयरन के द्वारा और मैग्नीज के द्वारा प्रेरित होती है, कैटलाइज होती है। These reactions are inhibited by विटामिन E। ये समीकरण है, ये क्रियाएं विटामिन E के द्वारा अवमंदित होती है। सेकेंड इज सोमेटिक म्यूटेशन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ह्यूमन बॉडी इज रेगुलरली एक्सपोज्ड बाय सेवरल टाइप ऑफ रेडिएशंस। मानव शरीर है वो निरंतर विभिन्न प्रकार के विकिरणों के द्वारा, रेडिएशन से उद्भाषित होता रहता है। These radiations causes mutation in somatic cell as well as in germ cells। इन रेडिएशंस के कारण सोमेटिक सेल्स में और जर्म सेल्स में उत्परिवर्तन की क्रिया प्रेरित होती है। मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर रिपेयर्ड इन द बॉडी। अधिकांश जो उत्परिवर्तन है इनकी हाथों हाथ रिपेयरिंग हो जाती है, लेकिन जिन रिपेयरिंग नहीं हो पाती है उन कोशिकाओं में फिर विभिन्न प्रकार की एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। जर्मिनल म्यूटेशंस इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और जो जर्मिनल म्यूटेशंस हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं।
Third is Chalon theory. This theory was proposed by Boloff in 1971. इस थ्योरी के अनुसार क्या होगा कि चैलोन्स आर स्पेशल म्यूकोप्रोटीन्स विच इनहिबिट्स द माइटोसिस। चैलोन है ये स्पेशल म्यूकोप्रोटीन्स हैं जो माइटोसिस की गतिविधि को अवमंदित करते हैं। ड्यू टू एजिंग द अमाउंट ऑफ चैलोन रेज्ड इनसाइड द सेल्स, ड्यू टू विच सेल्स लॉस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। एजिंग के साथ साथ कोशिकाओं में इन चैलोन की मात्रा बढ़ती जाती है और चैलोन की मात्रा ज्यों ज्यों बढ़ती है तो डिवीजन की कैपेसिटी भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इज एजिंग पिगमेंट थ्योरी, जीर्णता वर्णक सिद्धांत। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय चियो इन 1969। इस थ्योरी के अनुसार एजिंग पिगमेंट लाइक लिपोफोसिन एक्युमुलेट इन ए सेल विच इज कॉल्ड एज एजिंग पिगमेंट। ये सिद्धांत कहता है कि ज्यों ज्यों प्राणी की आयु बढ़ती है उनकी कोशिकाओं में लिपोफोसिन नामक जो वर्णक है ये धीरे धीरे एकत्रित होता जाता है और इस पिगमेंट को एजिंग पिगमेंट के नाम से जाना जाता है। दिस पिगमेंट्स कैन बी स्टेन्ड बाय सूडान ब्लैक एंड पाश। और इसका पता लगाना हो तो कोशिका को सूडान ब्लैक के द्वारा अभिरंजित करते हैं। यदि कोशिकाओं में एजिंग पिगमेंट एक्युमुलेट होगा तो ये पिगमेंट मॉलिक्यूल इस डाई के द्वारा अभिरंजित हो जाते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ विटामिन ई पिगमेंट कंटेंट इंक्रीज्ड। विटामिन ए की अनुपस्थिति के कारण इस एजिंग पिगमेंट की मात्रा कोशिकाओं में बढ़ती जाती है। नेक्स्ट इज सिस्टेमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी थाइमस ग्लैंड एंड ब्रेन्स एक्ट्स एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर में थाइमस ग्लैंड और ब्रेन ये एक तरह से जैविक घड़ी के रूप में कार्य करते हैं, एक तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में कार्य करते हैं। थाइमस ग्लैंड एक्ट्स एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक। थाइमस ग्लैंड एक प्रकार की जैविक घड़ी का काम करती है। दिस ग्लैंड एक्ट्स एज ए पेसमेकर। ये ग्रंथि पेसमेकर के रूप में भी कार्य करती है। इट रिड्यूसेस द रेजिस्टेंट पावर ऑफ ह्यूमन। ये मानव की जो प्रतिरोधी जो क्षमता है उसको ये कम करती है। दिस सिस्टम समटाइम स्टार्ट टू डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी। और कई बार इस सिस्टम के कारण शरीर में ही एंटीबॉडीज बनने लग जाती है, तो एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज है वो डेवलप हो जाती है। तो कई बार देखा होगा मनुष्यों में स्किन में जो मेलानिन पिगमेंट है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाता है और स्किन पर सफ़ेद चकते जो होते हैं, सफ़ेद निशान जो होते हैं वो बन जाते हैं और जो काले रंग की जो चमड़ी होती है वो अंग्रेजों जैसी गोरी एल्बिनो टाइप की हो जाती है। तो स्किन में ये इस तरह के पैचेस बनना ये एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज की श्रेणी में आता है और उसका परिणाम क्या होता है कि शरीर की खुद की एंटीबॉडीज शरीर के खुद के ही मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज करने लग जाती है, डाइजेस्ट करने लग जाती है। नेक्स्ट इज जेनिक रेगुलेशन थ्योरी। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसमें एज एंड एजिंग इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी विच इज रेगुलेटेड बाय जीन्स। आयु और जीर्णता ये दोनों ही जन्मजात गुण है और इन दोनों का नियंत्रण बॉडी में उपस्थित जीन्स के द्वारा किया जाता है। ऑल्दो जेनिक कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी सेल इज सिमिलर बट फंक्शनल जीन इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेल। अब मनुष्य के संदर्भ में देखें तो अपनी बॉडी में जितनी भी सेल्स है उन सभी सेल्स में क्रोमोसोम का जो कॉम्बिनेशन है वो लगभग सेम है, लेकिन हर सेल में फंक्शनल जीन जो है वो अलग अलग प्रकार का होगा। जैसे स्किन के अंदर वो जीन एक्टिव हैं जो मेलानिन बनाते हैं, नाखून के अंदर वो सेल जीन एक्टिव है जो केराटिन प्रोटीन्स बनाते हैं, आरबीसी के अंदर वो जीन एक्टिव है जो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, रेटिना के अंदर वो जीन एक्टिव हैं जो रोडोप्सिन और आइडियोप्सिन प्रोटीन्स बनाते हैं, मांसपेशियों के अंदर वो जीन एक्टिव हैं जो एक्टिन और मायोसिन्स बनाते हैं। तो हर सेल में फंक्शनल जीन जो होगा ये अलग अलग प्रकार का होगा और ये फंक्शनल जीन जो होता है ये एपिजीन के नाम से जाना जाता है। एजिंग इज नॉट ए रैंडम फिनोमिनन, इट्स जेनेटिकली डिटरमाइंड प्री-प्रोग्राम। तो एजिंग जो है ये कोई रैंडम फिनोमिनन नहीं है, रैंडम परिघटना नहीं है, बल्कि आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित एक तरह का प्री डिसाइडेड प्रोग्राम है कि किस सेल को किस तारीख को डेथ होनी है,
कौन सी सेल कितनी बार डिवाइड होगी, किस सेल में एजिंग कितने डिवीजन के बाद में प्रारंभ होगी, और किस सेल की मृत्यु कैसे होगी। ये सभी जो परिघटना है ये प्री डिसाइडेड होती है, प्री डिटरमाइंड होती है, प्री प्रोग्राम्ड होती है। अब कुछ मॉडर्न कंसेप्ट है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। एक बार अपने बेंगलोर से एक बहुत मैगजीन निकलती है, करंट साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से, और इंडिया की बहुत ही हाई रैंक वाली ये मैगजीन है। इसमें पेपर पब्लिश होना भी बहुत एक गर्व की बात है। तो आज से करीब 15-20 साल पहले एक स्पेशल इशू करंट साइंस का लॉन्च हुआ था, जो कि पूर्णतया एजिंग पे फोकस था। एजिंग के संबंधित जितने भी रिसर्च पेपर है वो इस मैगजीन के अंदर कंपाइल्ड है। तो इसी मैगजीन के कुछ रिसर्च पेपर का जो सारांश है, समरी है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें तीन तीन रिसर्च पेपर की समरी मैंने आपके लिए शॉर्ट आउट करी है। फर्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग एजिंग, यानी एजिंग के दौरान जीन की अभिव्यक्ति का नियंत्रण कैसे होता है। अकॉर्डिंग टू MS कानूनगो, द एजिंग is the result of sexual maturity as transcription phenomenon gradually decrease। तो MS कानूनगो के अनुसार एजिंग की जो परिघटना है ये सेक्सुअल मैच्योरिटी के कारण डेवलप होती है, एज ट्रांसक्रिप्शन फिनोमिनन ग्रेजुअली डिक्लाइज, क्योंकि सेक्सुअल मैच्योरिटी के पश्चात ट्रांसक्रिप्शन की जो परिघटना है वो धीरे धीरे हाशियत हो जाती है, यानी DNA से RNA बनने की जो क्षमता है, प्रॉपर्टीज है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाती है। एजिंग आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी इज डिलेड ड्यू टू स्टीरॉयड हार्मोन्स, और स्टीरॉयड हार्मोन्स के कारण सेक्सुअल मैच्योरिटी के पश्चात होने वाली जो जीर्णता है वो विलंबित हो जाती है, डिले हो जाती है। सेकेंड कंसेप्ट इज मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्यूलर एजिंग। Fibroblast cells are a type of mortal cells in which the capacity of multiplication is reduced in vitro। इन विट्रो में, कल्चर मीडियम में फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं का डिवीजन है वो देखा गया, तो ये पाया गया कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर ए टाइप ऑफ मोर्टल सेल्स इन विच द कैपेसिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज रिड्यूस्ड इन विट्रो। अब फाइब्रोब्लास्ट सेल है ये एक तरह से इमॉर्टल सेल्स है, लेकिन कल्चर मीडियम में जब इसके डिवीजन की स्टडी करते हैं तो ये पाया गया कि इनमें जो विभाजन की जो क्षमता है, मल्टीप्लीकेशन की जो क्षमता है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। नंबर ऑफ डिवीजन बिफोर सेनेसेंस इज रिलेटेड टू एवरेज लाइफ स्पान ऑफ दैट पर्सन। सेनेसेंस से पहले कोशिका कितनी बार डिवाइड होगी ये डिपेंड करता है उस प्राणी की एवरेज लाइफ स्पान कितनी है। सुपरफिशियली सेनेसेंस इज सिमिलर टू क्यूसेंस स्टेज, और सतही तौर से यदि देखें, मोटा मोटी ऊपर तौर से यदि देखें तो सेनेसेंस की जो परिघटना है वो एक तरह की शांत अवस्था के समान है। तो सेल में जब डिवीजन होता है तो उसमें कई बार G0 स्टेज भी होती है, और सेल जब G0 स्टेज में होती है तो वो क्यूसेंस स्टेज में होती है, एक तरह से समाधि की जैसी स्टेज होती है। तो कोशिकाओं जैसे समाधि लगा दी हो उस तरह की ये परिघटना है। ड्यूरिंग एजिंग इन ए सेल साइकिल, besides G1, S and G2, during aging in a cell cycle, besides G1, S, G2 and M phase, G0 and GS stage is also present। तो नॉर्मल जो सेल डिवीजन होता है उसके अंदर G1 प्रावस्था होती है, S प्रावस्था होती है, G2 प्रावस्था होती है और M फेज होती है। लेकिन कई बार इनके अलावा G0 तथा GS स्टेज वो भी देखी गई है। समटाइम्स ड्यू टू ग्रोथ inhibitors, M1 pathway is blocked and cells utilizes the another M2 pathway। तो कई बार ये भी देखा गया कि ग्रोथ इनहिबिटर्स की वजह से इन कोशिकाओं का जो मेटाबॉलिक M1 पाथवे था वो M1 पाथवे अवरुद्ध हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और कोशिका एकदम अन्य उपापचय क्रियाओं पे डिपेंड होने लग जाती है जो कि M2 पाथवे के नाम से जानी जाती है। ड्यू टू दिस नॉर्मल फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कन्वर्टेड इनटू फाइब्रोमा, और इस परिघटना के कारण सामान्य जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती है ये फाइब्रोमा कोशिकाओं के अंदर परिवर्तित हो जाती है। थर्ड एस्पेक्ट इज माइटोकॉन्ड्रियल DNA म्यूटेशन एंड एजिंग।
Due to aging, amount of aging pigment and percentage of mitochondrial DNA increased. अब प्राणी की आयु बढ़ने के साथ साथ इस प्राणी के साइटोप्लाज्म में एजिंग पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की मात्रा भी बढ़ जाती है. प्रोडक्शन ऑफ आरओएस एंड फ्री रेडिकल इंक्रीज्ड एज द एजिंग प्रोसेस. तो कोशिकाओं में आरओएस जो स्पीसीज है इसकी मात्रा बढ़ जाती है, फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है. इन माइटोकॉन्ड्रिया सुपर ऑक्साइड कैटायंस एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज. तो कुछ कोशिकाओं में देखा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया में सुपर ऑक्साइड कैटायन जो है इसकी मात्रा बढ़ रही है और H2O2 की मात्रा वो धीरे धीरे बढ़ रही है. ड्यू टू दीज टू काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीजेस एंड बायोमोलिक्यूल्स डिसइंटीग्रेट्स. तो इन दो काउंटर करंट परिघटनाओं के कारण कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है ये तो बढ़ जाता है, लेकिन बायोमोलिक्यूल जो होते हैं सेल के अंदर वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. रेट ऑफ म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इंक्रीज्ड. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में उत्परिवर्तन की दर बढ़ जाती है. प्रोडक्शन ऑफ आरओएस एंड फ्री रेडिकल्स इंक्रीज्ड विच डैमेज्ड मोर माइटोकॉन्ड्रिया. तो कोशिकाओं के अंदर आरओएस और मुक्त मूलकों की मात्रा बढ़ जाती है जो माइटोकॉन्ड्रिया को क्षतिग्रस्त करती है, डैमेज करती है. ड्यू टू म्यूटेटेड डीएनए abnormal respiratory enzymes produced. तो कई बार उत्परिवर्तित डीएनए के कारण असामान्य प्रकार के श्वसन एंजाइमों का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है. एटीपी नॉट प्रॉपरली फॉर्म्ड एंड आरओएस प्रोडक्शन इंक्रीज्ड. तो यहाँ पर एटीपी का उत्पादन सामान्य रूप से नहीं हो पाता है और कोशिकाओं में आरओएस के उत्पादन की दर बढ़ जाती है. एट लास्ट बायोएनर्जी रिलेटेड टास्क डिक्रीज्ड. और सबसे अंत में जैव ऊर्जा से संबंधित जो उपापचय पथ है, उपापचय चक्र है, वो धीरे धीरे हासित होने लग जाता है, डिक्लाइन होने लग जाता है. सो ये एक बायोलॉजी फेजिंग पे बहुत ही संक्षेप में ये मेरा आपके लिए संबोधन. इस स्लाइड में आप देख रहे ये जयपुर की राजमाता है गायत्री देवी और विश्व की 10 सुंदर महिलाओं में इनका नाम था. लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके चेहरे पे आप देख रहे हो आंखों में सलवटें पड़ गई है, आंखें धंस गई है, गले के अंदर झुर्रियां है वो लटक रही है, चमड़ी लटक गई है. ये राजमाता गायत्री देवी का ओल्ड एज का फिगर है इनकी मृत्यु से साल भर पहले का. इसी के साथ आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली grateful to you, and I hope you like this video and this channel. Kindly share the YouTube link with your friends and colleagues. Have a good day. Thank you very much.